साल के आखिरी दिन इससे अच्छी खबर क्या होगी कि साल 2025 में 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और उम्मीद है कि अगले 2.5 से 3 सालों में वो जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। आप देख रहे हैं खबरें अनकही और साल जाते जाते मैं आज आपको बताऊंगी 2025 की सबसे बड़ी घटनाओं के बारे में, सबसे बड़ी त्रासदियां, सबसे अहम चुनाव, सबसे खतरनाक युद्ध और तकनीक के क्षेत्र में सबसे ऊंची छलांग। तो आइए देखते हैं 2025 का पूरा सफर बस चंद मिनटों में। साल 2025 इतिहास में साल आंसुओं और धुएं के गुबार के तौर पर याद किया जाएगा। कभी कुदरत का कहर तो कभी इंसान की नफरत। इस साल हमने वो सब देखा जो शायद सपने में भी नहीं देखना चाहते थे। आज हम पीछे मुड़कर देखेंगे उन तारीखों को जिन्होंने दुनिया का नक्शा तो नहीं बदला, लेकिन उस नक्शे पर रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस सफर की शुरुआत करना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो चलिए 2025 के कैलेंडर के पहले पन्ने से शुरू करते हैं, जब साल के पहले ही दिन जश्न मातम में बदल गया। साल का पहला दिन, नया सूरज, नई उम्मीदें। अमेरिका का न्यू ऑरलियंस शहर अपनी मशहूर न्यू ईयर परेड के लिए तैयार था। सड़कों पर संगीत था, लोग नाच गा रहे थे, लेकिन तभी वो संगीत गोलियों की तड़तड़ाहट में दब गया जब इस्लामिक स्टेट का झंडा लिए और नरसंहार करने पर आमादा एक अमेरिकी नागरिक ने लोगों की भीड़ के बीच पिकअप ट्रक घुसा दिया, जिसमें कम से कम 14 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ट्रक को भीड़ में घुसाने के बाद ट्रक ड्राइवर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। कई तरह की अटकलें लगी। बात उठी कि क्या हमलावर शमसुद्दीन जब्बार को आईएस का समर्थन था। एफबीआई अब तक उस हमले की जांच कर रही है और अपनी वेबसाइट पर अपडेट करती रहती है, लेकिन शायद न्यू ऑरलियंस की उस सुबह पूरी दुनिया को यह पता चल गया कि साल 2025 दुनिया के लिए आसान नहीं रहने वाला। फरवरी आते आते लोगों की नजरें अफ्रीका के माली पर टिक गई। 7 फरवरी 2025 को उत्तरी माली के कोबे के पास एक नागरिक काफिले पर जिहादियों ने हमला किया, जिसमें कई दर्जन लोगों की मौत हो गई। ये काफिला 22 मिनी बसों, 6 बड़ी बसों और 8 ट्रकों का था, जो सैन्य अधिकारियों की सुरक्षा में जा रहा था। आतंकियों ने इसे निशाना बनाया, कई वाहनों को लूटा और आग लगा दी। इसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा ISGS जैसे समूह से जुड़े आतंकियों ने किया, जो इस इलाके में सक्रिय हैं। यह हमला माली में वर्षों से जारी साहेल आतंकवाद और सुरक्षा संकट की भयावहता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। 2012 के बाद से इस क्षेत्र में अलग अलग उग्रवादी समूहों और सांप्रदायिक हिंसा के कारण सैकड़ों लोगों की जान गई और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। यह हमला में याद दिलाता है कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक नासूर है। मार्च का महीना पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लिए खौफ लेकर आया। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, उसे आतंकियों ने निशाना बनाया। पहले धमाके कर ट्रेन को रोका और फिर पूरी ट्रेन को बंधक बना लिया, जिसे हम हाईजैक करना कहते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और बलोच राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग रखी। साथ ही 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। इसके बाद बंधकों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जो कई घंटों तक चला। इस दौरान 33 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि 20 से ज्यादा आम नागरिकों और कई सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई। इस घटना ने फिर यह सवाल खड़ा किया कि क्या बलूचिस्तान की समस्या का हल सिर्फ बंदूक की नली से ही निकलेगा या बातचीत का कोई रास्ता बचा है। मार्च का महीना खत्म भी नहीं हुआ था कि पड़ोसी देश म्यांमार से दिल दहला देने वाली खबर आई। 28 मार्च की सुबह जब लोग अपनी नींद से जाग ही रहे थे, म्यांमार की धरती कांप उठी। 7.7 तीव्रता का भूकंप, इतना तेज कि शहर के शहर मलबे में बदल गए। आधिकारिक आंकड़ा 5000 से ज्यादा मौतों का था, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि मरने वालों की गिनती से कहीं ज्यादा थी। ये तबाही सागाइंग फॉल्ट पर हुई हलचल का नतीजा थी, जिसके बारे में वैज्ञानिक पहले ही चेतावनी दे चुके थे। मांडले और उसके आसपास के इलाकों में पुरानी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। बचाव कार्य में देरी और राजनीतिक अस्थिरता ने हालात को और बदतर बना दिया। मलबे के नीचे दबी जिंदगी और अपनों को तलाशते लोगों की चीखें, ये वो तस्वीरें थीं जिन्होंने पूरी दुनिया को रुला दिया।
ये कुदरत का कहर था, लेकिन कमजोर तैयारी ने इसे एक मानव त्रासदी बना दिया। अप्रैल में जब कश्मीर में बाहर आनी चाहिए थी, तब वहां मातम पसर गया। पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हुआ, उसने घाटी की बदलती तस्वीर पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। आतंकियों ने इस बार सीधे उस रूट को निशाना बनाया जो अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे सुरक्षित और अहम माना जाता है, और इस हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। आतंकियों का मकसद था यात्रा शुरू होने से ठीक पहले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के मन में खौफ पैदा करना। यह हमला इसलिए भी ज्यादा डराने वाला था क्योंकि पहलगाम टूरिज्म का हब है। सुरक्षा बलों ने हमले के बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए, लेकिन जिन घरों के चिराग बुझ गए, वहां अंधेरा हमेशा के लिए छा गया। यह हमला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कब तक कश्मीर की वादियां बेगुनाहों के खून से लाल होती रहेंगी। जून का महीना भारत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा लेकर आया। 12 जून को अहमदाबाद में ऐसा विमान हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। टेक ऑफ के महज 32 सेकंड के अंदर एयर इंडिया का एक विमान रिहायशी इलाके में मेडिकल हॉस्टल पर क्रैश हो गया। हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई। इनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक भारतीय मूल के ब्रिटिश यात्री की जान बची। एक महीने बाद 15 पन्नों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। शुरुआती नतीजों से पता चला कि प्लेन के दोनों इंजन में फ्यूल फ्लो को कंट्रोल करने वाले स्विच बंद हो गए थे, इसलिए टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन बंद हो गए और विमान का थ्रस्ट खत्म हो गया। पायलट ने 10 सेकंड बाद दोबारा इन्हें चालू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सवाल है कि क्या हम इस हादसे से सबक लेंगे या फिर किसी और शहर में ऐसी ही किसी अनहोनी का इंतजार करेंगे। 22 जून को सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके के एक चर्च मार्स एलियास में संडे प्रेयर के दौरान बम धमाका हुआ, जिसमें करीब 30 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। वो जगह जहां लोग शांति की दुआ मांगने गए थे, वही उनकी कब्र बन गई। सीरिया की आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमला आईएस से जुड़े आत्मघाती आतंकवादी द्वारा किया गया। असद सरकार के गिरने के बाद सीरिया में जो अराजकता फैली, यह हमला उसी का नतीजा था। ईसाई बहुल इलाकों को निशाना बनाकर वहां के अल्पसंख्यकों में खौफ पैदा करने की कोशिश की गई। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे थे। अगस्त के आखिर में अफगानिस्तान की जमीन एक बार फिर कांपी। 31 अगस्त को आए विनाशकारी भूकंप ने हेरात और उसके आसपास के गांवों को निगल लिया। 1100 से ज्यादा मौतें और मिट्टी के बने कच्चे मकान मिनटों में कब्रगाह बन गए। अफगानिस्तान पहले से गरीबी, भुखमरी और राजनीतिक अलगाव से जूझ रहा है। ऐसे में कुदरत की ये मार वहां के लोगों के लिए कोड़ में खाद जैसी थी। राहत सामग्री पहुंचाने में देर हुई क्योंकि वहां ना तो सही सड़कें बची और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मदद का कोई सीधा रास्ता। वो तस्वीरें जिनमें पिता अपने बच्चे को मलबे से निकाल रहे थे, वो किसी भी पत्थर दिल को पिघलाने के लिए काफी थी। ये त्रासदी हमें बताती है कि जब कुदरत रूठ जाए तो जिंदगी कितनी बेबस हो जाती है। दिवाली की रौनक अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि देश की राजधानी दिल्ली दहल उठी। 10 नवंबर की शाम लाल किले के सामने हुए बम धमाके ने 15 जिंदगियां छीन ली। त्योहारी सीजन की भीड़, खरीदारी करते परिवार और एक जोरदार धमाका, सब कुछ धुएं में गुम हो गया। जांच में इसे एक आतंकी साजिश करार दिया गया, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होने और फिदायीन हमले की आशंका जताई गई। घटना के तुरंत बाद मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई और दिल्ली समेत सभी बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसकी शुरुआत कार की नंबर प्लेट और कश्मीर से मिले खुफिया इनपुट से हुई। जांच एजेंसियों ने इसे फरीदाबाद मॉड्यूल का नाम दिया, जिसमें डॉक्टर्स शामिल थे जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं। दिल्ली से कश्मीर तक छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली धमाके के 15 दिन बाद ही सऊदी अरब से एक दुखद खबर आई। 17 नवंबर को मदीना के पास जायरीनों यानी पिलग्रिम्स, उनसे भरी एक बस में आग लग गई। 45 लोगों की जलकर मौत हो गई। सभी लोग भारतीय थे और तेलंगाना से उमराह के लिए वहां पहुंचे थे। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस में सवार 46 लोगों में से केवल एक व्यक्ति जिंदा बच पाया था। 18 लोग तो एक ही परिवार के थे। ये बस मक्का से मदीना जा रही थी, तभी उसकी टक्कर डीजल टैंकर से हो गई, जिसके बाद बस आग का गोला बन गई। साल का अंत आते आते कुदरत ने अपना सबसे रौद्र रूप दिखाया दक्षिण पूर्व एशिया में। नवंबर और दिसंबर के महीनों में श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस में ऐसी बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया। 2250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लानीना के असर और चक्रवातों ने इन देशों की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को तोड़कर रख दिया।
किसान, मजदूर और गरीब बस्तियों के लोग इसमें सबसे ज्यादा पिसे। ये बाढ़ सिर्फ पानी का सैलाब नहीं थी, ये चेतावनी थी कि अगर हम अब भी पर्यावरण को लेकर गंभीर नहीं हुए तो आने वाला कल इससे भी ज्यादा भयानक हो सकता है। और आखिर में साल के जाते जाते 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर ने वो देखा जिसकी वहां किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। सिडनी के मशहूर बोंडी बीच के पास यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का का त्योहार मना रहे थे। तभी 2 हमलावरों ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो ये था साल 2025 का वो सफर जो हमें बहुत सारे जख्म देकर गया और शायद बहुत सारी सीखें भी। न्यू ऑर्लियंस से लेकर सिडनी तक, म्यांमार के मलबे से लेकर दक्षिण एशिया की बाढ़ तक, हर घटना हमें एक ही बात सिखाती है, और वो ये कि जिंदगी बहुत नाजुक है। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, हम चांद पर जा सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने साथियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, अगर हम कुदरत का सम्मान नहीं कर सकते, हम आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं पा सकते, तो ये सारी तरक्की बेमानी है। उम्मीद है कि हम इस नए साल में नफरत से ज्यादा मोहब्बत चुनेंगे और लापरवाही से ज्यादा जिम्मेदारी। हम अक्सर सुनते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन 2025 में जो हुआ उसने इस कहावत को एक बहुत ही डरावनी हकीकत में बदल दिया। इस एक साल में दुनिया ने 6 बड़े नए युद्ध और संघर्ष देखे। कुछ सरहदें खून से लाल हुई तो कुछ शहर मलबे में बदल गए। आज हम उन्हीं 6 संघर्षों की कहानी समझेंगे जिन्होंने 2025 में दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। और हाँ, आखिर में एक सवाल आपके लिए, क्या हम इंसान वाकई अपनी गलतियों से सीखते हैं? पहली घटना साल की शुरुआत ही एक भयानक जंग से हुई। 23 जनवरी को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी, वहां का गोमा शहर विद्रोहियों के घेरे में आ गया। M23 नाम के विद्रोही गुट ने, जिसे कथित तौर पर रवांडा का समर्थन हासिल था, गोमा शहर की सप्लाई लाइनें काट दी। शहर के लाखों लोग फंस गए, न खाना आ पा रहा था, न लोग बाहर जा पा रहे थे। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं थी, बल्कि खनिज और संसाधनों पर कब्जे की जंग थी। रवांडा पर आरोप लगा कि उसने अपनी सेना और हथियार M23 की मदद के लिए भेजे, जिससे दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो गए। गोमा के बाहरी इलाकों में हुई बमबारी ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। सोचिए, पूरा शहर जिसे चारों तरफ से घेर लिया गया हो, वहां के लोगों पर क्या गुजरी होगी। दूसरा, भारत पाकिस्तान संघर्ष। मई की गर्मी में भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर सुलग उठा। पहलगाम हमले के बाद 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ये एक जवाबी कार्रवाई थी जो अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद की गई थी। भारत ने पीओके और पंजाब प्रांत में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की। फिर 10 मई को पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए। दोनों देशों के बीच टकराव सिर्फ 3 से 4 दिन चला, लेकिन इन 80 से 90 घंटों में परमाणु युद्ध का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगा था। गनीमत रही कि 10 मई को एक सीजफायर समझौते के बाद संघर्ष रुका। तीसरा, इजराइल ईरान युद्ध। जून का महीना मिडिल ईस्ट के लिए कयामत लेकर आया। 13 जून की सुबह इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने भी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। तेल अवीव के आसमान में सायरन और धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। ये 10 दिनों की जंग बहुत भीषण थी। इजराइल के रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी, जिससे कई लोगों की जान चली गई। वहीं ईरान के कई अहम कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। यह युद्ध इसलिए खतरनाक था क्योंकि इसमें अमेरिका भी सीधे तौर पर शामिल हो गया था। हालांकि 24 जून तक एक नाजुक शांति बनी, लेकिन दोनों देशों के बीच नफरत की खाई अब बहुत गहरी हो चुकी है। चौथा, थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष। जुलाई में एक ऐसी जगह जंग छिड़ी जो शांति और प्रार्थना के लिए जानी जाती है। एक मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर मौजूद प्रेह विहर मंदिर के पास 24 जुलाई को गोलीबारी शुरू हो गई। वैसे तो विवाद एक सदी पुराना है, लेकिन इस बार ड्रोन सर्वेलांस और रॉकेट हमलों ने इसे खूनी बना दिया। 4 दिन की लड़ाई में 12 लोग मारे गए और 40,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। फिर सीजफायर हुआ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला। 7 दिसंबर को दोबारा बॉर्डर पर गोलियों की आवाज सुनाई दी। थाई सेना ने कंबोडिया के अंदर कई ठिकानों पर जमीनी और हवाई हमले किए, जिसमें 7 नागरिक मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हुए। पांचवा, अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव। अक्टूबर में 2 दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए।
पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान के बीच सीमा पर भारी गोलीबारी हुई। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अफगान तालिबान टीटीपी को पनाह दे रहा है, यानी पाकिस्तानी तालिबान को पनाह दे रहा है, और इसी के चलते पाकिस्तान ने काबुल और कंधार में एयर स्ट्राइक कर दी। जवाब में तालिबान ने पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर हमले किए। ये 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अब तक का सबसे भीषण टकराव था। ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर की नहीं बल्कि विश्वासघात और बदले की थी, जो अब भी सुलग रही है। छठा, अमेरिका वेनेजुएला संघर्ष। साल के अंत में दिसंबर में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच समुद्र में तनाव चरम पर पहुंच गया। ट्रंप प्रशासन ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू किया, जिसका मकसद वेनेजुएला की मादुरो सरकार पर दबाव बनाना था। अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला के तेल टैंकरों और ड्रग तस्करों की बोट्स को निशाना बनाया। वेनेजुएला ने इसे सीधा युद्ध का ऐलान माना और अपनी सेना को बॉर्डर पर तैनात कर दिया। संघर्ष अब भी जारी है और लैटिन अमेरिका में एक बड़े युद्ध की आहट दे रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, दूसरी तरफ हमास और इजराइल के बीच एक सीज फायर हो गया है, जिससे थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कब तक रहेगी कोई नहीं जानता। लेकिन 2025 के ये 6 नए संघर्ष बताते हैं कि हमारी दुनिया कितनी अस्थिर हो चुकी है। शांति अब बस 2 युद्धों के बीच का छोटा सा ब्रेक बनकर रह गई है। क्या 2026 में हम इन गलतियों को सुधार पाएंगे या फिर कोई नया पन्ना खून से लिखा जाएगा? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ती हूं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। 2025 की शुरुआत हुई थी ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से और साल खत्म हुआ बिहार में एनडीए के तूफान से। बीच में दिल्ली में केजरीवाल का सफाया हुआ और न्यूयॉर्क में एक भारतीय मूल के युवा ने कमाल कर दिया। इस साल चुनावों ने एक बात साफ कर दी, वोटर अब वही चुनते हैं जो उनके काम का है, नाम का नहीं। 2025 के इन चौंकाने वाले चुनावी नतीजों ने कैसे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल दिए, समझते हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार शपथ ली। नवंबर 2024 में उनकी जीत अमेरिकी राजनीति में नया मोड़ लेकर आई और जनवरी 2025 में जब वो दोबारा व्हाइट हाउस लौटे तो दुनिया की निगाहें उनकी नीतियों पर टिकी रहीं। ट्रंप की वापसी ने साफ कर दिया कि अमेरिकी वोटर बदलाव के लिए तैयार थे और पुराने नेता को एक और मौका देना चाहते थे। फिर आया फरवरी। 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। 70 सीटों में से 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने आप को करारी शिकस्त दी। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें मिली, जबकि 2020 में उनके पास 62 सीटें थीं। दिलचस्प बात यह कि वोट शेयर में सिर्फ 2% का फर्क था, लेकिन सीटों में भारी अंतर आया। भ्रष्टाचार के आरोप, केजरीवाल के खिलाफ लोगों का गुस्सा और बुनियादी सुविधाओं में कमी की वजह से वोटर ने अपना मन बदल लिया। बीजेपी ने डबल इंजन सरकार का नारा दिया और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ने काम किया। बीजेपी ने पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया। 4 नवंबर को न्यूयॉर्क में एक बड़ा फैसला हुआ, जिसने शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी परेशान कर दिया। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर बने और ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक रही। 34 साल के जोहरान 1892 के बाद न सिर्फ न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर बने, बल्कि वो पहले इंडियन अमेरिकन और पहले मुस्लिम मेयर भी हैं। प्राथमिक चुनाव में उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रू क्यूमो को हराया, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ममदानी का कैंपेन मूलभूत सुविधाओं पर केंद्रित था। उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले और युवा वोटर्स ने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव से पहले धमकी दी थी कि अगर ममदानी जीते तो वो न्यूयॉर्क सिटी की फेडरल फंडिंग रोक देंगे, लेकिन इसके बावजूद वोटर्स ने अपना फैसला सुना दिया। 14 नवंबर को बिहार ने अपना फैसला सुनाया। एनडीए ने 243 सीटों की विधानसभा में 200 का आंकड़ा पार करके शानदार जीत हासिल की। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जेडीयू को 80 से ज्यादा सीटें मिली। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी को मात देकर इतिहास रच दिया। वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ 25 सीटें जीतकर वो 2020 की 75 सीटों से काफी नीचे आ गए। इस चुनाव में महिला वोटर्स ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने पहली बार पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। नीतीश की वेलफेयर स्कीम्स, खासतौर पर महिला रोजगार योजना ने उन्हें फायदा पहुंचाया। कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वो सिंगल डिजिट में सिमट गई। इंडिया ब्लॉक के लिए ये एक बड़ा झटका था। तो कुल मिलाकर 2025 में चुनावों ने हमें यही सिखाया कि वोटर अब पुरानी राजनीति से उब चुके हैं। चाहे दिल्ली हो या न्यूयॉर्क, लोग गवर्नेंस, वेलफेयर और बदलाव की बात कर रहे हैं, और जो पार्टी या नेता इसे समझ गई
वो जीत गई। साल 2025 को अगर सबसे ज्यादा किसी बात के लिए याद किया जाएगा तो वो है जेन ज़ी क्रांति। एक ऐसा गुस्सा जिसने जमी जमाई सरकारों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। बात होगी उन आंदोलनों की जिन्होंने एशिया से लेकर अफ्रीका तक सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी। कहीं सिर्फ 5 दिन में सरकार गिर गई तो कई महीनों से छात्र पुलिस की लाठियों के सामने डटे हुए हैं। आखिर दुनिया के 20-22 साल के लड़के लड़कियां इतने गुस्से में क्यों हैं? सबसे पहले बात पड़ोसी देश नेपाल की, जहां राजनीति में उथल पुथल कोई नई बात नहीं है, लेकिन 8 से 13 सितंबर 2025 के बीच वहां जो हुआ वो एकदम अलग था। इसकी शुरुआत तब हुई जब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। सरकार को लगा होगा कोई कुछ करेगा नहीं, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। वहां की जेन ज़ी यानी युवा इस फैसले के खिलाफ काठमांडू की सड़कों पर उतर गए। सोशल मीडिया के समर्थन में शुरू हुआ आंदोलन भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गया। आंदोलनकारियों के हाथों में किसी पार्टी का झंडा नहीं था, वो सिर्फ करप्शन और पुराने नेताओं के म्यूजिकल चेयर गेम से आजादी मांग रहे थे। नेपाल में युवाओं का गुस्सा इतना ज्यादा था कि जो काम बड़े बड़े विपक्षी दल नहीं कर पाए वो इन छात्रों ने कर दिखाया। सिर्फ 5 दिन के अंदर यानी 13 सितंबर को केपी ओली सरकार को घुटने टेकने पड़े और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये नेपाल के इतिहास में पहली बार था जब सोशल मीडिया से शुरू हुआ एक लीडरलेस आंदोलन इतना सफल रहा कि उसने पूरा सिस्टम हिला दिया और सरकार गिरा दी। नेपाल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इंडोनेशिया। यहां कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि यहां गुस्सा अचानक नहीं फूटा, बल्कि एक लंबी लड़ाई है जो फरवरी 2025 से चल रही है। वहां के छात्र इसे डार्क इंडोनेशिया कह रहे हैं। असल में वहां के युवा इस बात से नाराज हैं कि सरकार बजट में कटौती कर रही है और सेना को वापस राजनीति में ला रही है, जिससे उनका लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। फरवरी से अब तक जकार्ता की सड़कों पर छात्र डटे हुए हैं। सरकार ने यूनिवर्सिटीज पर दबाव बनाया, पुलिस का डर दिखाया, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पुराने नेता अपने परिवार और दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि आम छात्र के लिए कॉलेज की फीस भरना भी मुश्किल हो गया है। यह आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि आम जनता की आवाज बन गया है। एशिया से निकलकर अब नजर डालते हैं अफ्रीका पर, जहां इस साल 2 बड़े देशों में भूचाल आया। पहले बात मैडागास्कर की। वहां सितंबर और अक्टूबर के महीने में हालात बेकाबू हो गए। जनता बिजली और पानी की भारी किल्लत से जूझ रही थी। जब सब्र का बांध टूटा तो जेन ज़ी ने कमान संभाली और शुरू हुआ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला। राष्ट्रपति अंद्री राजोएलिना को तब झुकना पड़ा जब सेना भी विद्रोहियों के समर्थन में आ गई। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा। ठीक इसी समय मोरक्को में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वहां एक ऑनलाइन ग्रुप बना जेन ज़ी 212, जिसने सोशल मीडिया के जरिए हजारों युवाओं को इकट्ठा कर लिया। इनका गुस्सा इस बात पर था कि सरकार 2030 के वर्ल्ड कप की तैयारी में अरबों रुपए खर्च कर रही है, स्टेडियम बना रही है, लेकिन अस्पतालों और स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। युवाओं ने पूछा, हमें फुटबॉल चाहिए या भविष्य? इस सवाल ने वहां की सरकार की नींद उड़ा दी। अब सवाल है कि अचानक 2025 में ही ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? तो इसे समझने के लिए हमें एक पैटर्न देखना होगा। चाहे नेपाल हो या मोरक्को, हर जगह लड़ाई ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स और न्यू एज एक्सपेक्टेशंस के बीच है। आज का युवा इंटरनेट पर दुनिया देख रहा है। उसे पता है कि बेहतर जिंदगी क्या होती है। जब उसे अपने देश में वो मौके नहीं मिलेंगे और अगर उसे वहां करप्शन दिखेगा तो फिर वो किसी नेता का इंतजार नहीं करता, वो खुद इन्फ्लुएंसर बनकर सड़कों पर उतर आता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 2025 ने दुनिया भर के नेताओं को एक बड़ी चेतावनी दी है। आप 1990 के तरीकों से 2025 के युवाओं पर राज नहीं कर सकते। जिन सरकारों ने वक्त रहते खुद को अपडेट नहीं किया और युवाओं की भाषा नहीं समझी, उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। तो ये साल बदलाव का है और ये बदलाव बहुत शोर के साथ आया है और इसको लेकर आए हैं दुनिया भर के युवा यानी जेन ज़ी। 2025 ने भविष्य की परिभाषा ही बदल दी है। आज हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो यूनिवर्स की उम्र से भी ज्यादा तेज गणना कर सकते हैं और ऐसी तकनीक है जो बिना टावर के आपके फोन में नेटवर्क ला सकती है। तो आज हम बात करेंगे 2025 के उन 7 बड़े टेक्नोलॉजी धमाकों की जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। एआई की बात करते हैं सबसे पहले। अब तक हम एआई को बस सवाल जवाब के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन 2025 में एजेंटिक एआई आया जो खुद से काम करता है। मतलब आपको बस बताना है कि क्या चाहिए और ये पूरा प्लान बनाकर काम खत्म कर देगा। तो चाहे छुट्टियों की ट्रिप बुक करनी हो, फ्लाइट से लेकर होटल तक, या फिर किसी
कोड को लिखकर पूरा सॉफ्टवेयर तैयार करना हो। सोचिए, जो काम करने में आपको घंटों लगते थे वो मिनटों में हो जाएगा। रिसर्च बताती है कि इससे कंपनियों का उत्पादन 40% तक बढ़ सकता है। मतलब काम तेज, वक्त बचा और इंसान को सिर्फ अहम फैसले लेने हैं, छोटे छोटे काम करने में वक्त बर्बाद नहीं करना। लेकिन असली धमाका तो गूगल ने किया। उनका नया विलो क्वांटम चिप लॉन्च हुआ है और ये कोई मामूली चिप नहीं है। इस चिप ने वो काम 5 मिनट में कर दिखाया है जिसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर करने में खरबों साल लगाता। यह संख्या इतनी बड़ी है कि पूरे यूनिवर्स की उम्र भी इसके सामने कुछ नहीं। इसका मतलब है कि जो काम पहले नामुमकिन लगते थे अब वो कुछ सेकंड्स में हो सकते हैं। नई दवाइयों की खोज, बेहतर बैटरियां बनाना या फिर सबसे सुरक्षित एन्क्रिप्शन सिस्टम डिजाइन करना, सब कुछ चुटकियों में होगा। अब एनर्जी की बात करें तो 2025 में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल बैटरी कंपोजिट्स। ये कोई साधारण बैटरी नहीं है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो खुद एनर्जी स्टोर भी करता है और गाड़ी या प्लेन की बॉडी का हिस्सा भी बनता है। मतलब अब इलेक्ट्रिक कारों में अलग से भारी बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ी की बॉडी ही बैटरी होगी। इससे वजन कम होगा और गाड़ी की रेंज बढ़ेगी। अब जरा अपने फोन के सिग्नल को देखिए। जब हम लोग किसी दूर दराज इलाके में जाते हैं तो नेटवर्क गायब हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस साल EST स्पेस मोबाइल ने अपनी ब्लू बर्ड सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज दिया है। ये अंतरिक्ष में लगे दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल कम्युनिकेशंस एरे हैं जो सीधे आपके स्मार्टफोन पर 4G 5G सिग्नल भेजते हैं। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि इन विशालकाय सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचाने का काम हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने किया है। इसका मतलब है कि अब जंगल हो, पहाड़ हो या समंदर के बीचों बीच आपके फोन में सिग्नल सीधा स्पेस से आएगा, बिना किसी डिश या एंटीना या किसी टावर की जरूरत पड़े। अब मेडिकल साइंस की तरफ आते हैं। आपने ओज़ेम्पिक के बारे में सुना होगा, जो वजन घटाने की दवा है। हालांकि है डायबिटीज की, लेकिन वजन घटाने के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 2025 में रिसर्च से पता चला कि दवा सिर्फ मोटापा कम करने तक सीमित नहीं है, इसका असर अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी दिमाग की बीमारियों पर भी दिखा है। मतलब जो दवा आज सिर्फ वजन कम करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, कल वो किसी की याददाश्त बचा सकती है या किसी के कांपते हाथों को स्थिर कर सकती है। अब रोबोट्स की दुनिया में चलते हैं। रोबोट्स फैक्ट्रियों से बाहर निकलकर हमारे घरों में आने वाले हैं। यूनिट्री और फिगर जैसी कंपनियों के ह्यूमनॉइड रोबोट्स अब इंसानों की तरह दिखते हैं, चलते हैं और काम करते हैं। ये आपके घर में सफाई कर सकते हैं, सामान उठा सकते हैं और गोदामों में लॉजिस्टिक्स संभाल सकते हैं। अब ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये एक हकीकत बन गई है। और अब सबसे दिलचस्प बात, एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी ने दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। 2025 में लकवाग्रस्त लोग सिर्फ अपनी सोच से कंप्यूटर चला पा रहे हैं, मोबाइल चला पा रहे हैं। मतलब जिनके हाथ पैर काम नहीं करते वो अब सिर्फ दिमाग से टाइप कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। मशीनें अब इंतजार नहीं करती कि इंसान उन्हें क्या करने को कहे, वो खुद सोचती हैं, खुद प्लान बनाती हैं और खुद काम निपटाती हैं। चाहे AI हो, रोबोट्स हो या सैटेलाइट्स। अब तकनीक सिर्फ मदद नहीं कर रही बल्कि काम को अंजाम दे रही है, और ये सिर्फ शुरुआत है। सोचिए अगले 5 सालों में क्या होगा। लेकिन इसके साथ एक डर भी है। आज तो हम मशीनों को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कल मशीनें हमें तो नहीं कंट्रोल करने लगेंगी? तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही। आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन चलते चलते हम उन हस्तियों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्हें हमने साल 2025 में खो दिया, जिन्होंने अपने अपने काम से हमारे दिलों में खास जगह बनाई। अभिनेता मनोज कुमार, जिन्हें उनकी देशभक्ति के लिए भारत कुमार भी कहा जाता था। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जी, हिंदी फिल्मों के सबसे मजबूत और भावुक नायकों में से एक। अभिनेता असरानी, जो सालों तक हिंदी फिल्मों में हंसी का सबसे भरोसेमंद चेहरा रहे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जिन्हें हमने एयर इंडिया के विमान हादसे में खो दिया। पंडित छन्नूलाल मिश्रा, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत और भजन गायकी से पीढ़ियों को बांध कर रखा। नॉर्थ ईस्ट की आवाज जुबीन गर्ग। विनोद कुमार शुक्ल, जिन्होंने अपनी अनोखी लिखावट से हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। पोप फ्रांसिस, दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। और खालिदा जिया, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री। इन सभी जानी मानी हस्तियों और उन सब लोगों को हमारी श्रद्धांजलि जो इस साल किसी आतंकी हमले, किसी युद्ध या किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार बने। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला साल 2025 से बेहतर होगा, मैं आज आप सबसे विदा लेती हूँ।